Assalamu alaikum, 9th class. How are you all? Hope you will be fine. Chapter number 4, Hazrat Asma Radhiyallahu Ta'ala Anhu, we have completed, and also we discussed the theme of the chapter, its glossary. Next we will complete its exercise. Oral activity ये बेटे आपने नहीं करनी है. स्ट्रेस एंड इनोटेशंस ये भी आपने नहीं करना. फिर आप उसी से रिलेटेड आगे पैराग्राफ है वो भी आपने नहीं करना. ये डिक्शनरी स्किल्स हैं, साइलेबल्स हैं, पंक्चुएशंस हैं, ये बेटे ये आपके पेपर्स में नहीं आती. ये चीज़ें आपने नहीं करनी, ठीक है. तो पेज नंबर 36 और 37 से आपने कुछ नहीं करना. पेज नंबर 38 पे आ जाइए. पेज नंबर 38 पे है कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन में बेटे देखिए ए में वो कहता है कि रीड पैराग्राफ 3 ऑफ द लेसन एंड आइडेंटिफाई. चैप्टर का आपने पैराग्राफ नंबर 3 को रीड करें, ठीक है. फिर उसमें से आपने बताना है टॉपिक सेंटेंस. उस पूरे पैराग्राफ में से आपने बताना है कि उसमें से कौन सा सेंटेंस ऐसे है जिसे आप टॉपिक कह सकते हैं, ठीक है. एक टॉपिक सेंटेंस बताना है और फिर उसकी उसी टॉपिक सेंटेंस की डिटेल्स जहाँ एक्सप्लेन हो रही हैं वो आपने सपोर्टिंग डिटेल्स का पैराग्राफ बताना है, ठीक है बेटे. तो हम यहाँ से चैप्टर का पैराग्राफ नंबर 3 ओपन करेंगे. तो देखिए बेटे अब थर्ड पैराग्राफ में क्या है कि ड्यूरिंग द पेरिलस जर्नी इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू सप्लाई फूड टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. द सिचुएशन वाज सो डेलिकेट दैट द स्लाइटेस्ट मिस्टेक कुड हैव endangered the life of the Rasul sallallahu alaihi wasallam. This grand task was nicely undertaken by Hazrat Asma radhiyallahu ta'ala anha, the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anha. Every night with the pack of food, she would quietly venture towards the rugged mountains in which lay the cave of Thor. She took care of the minute detail in accomplishing the task. How difficult it must have been for her to traverse the rocky path at night with the constant fear of being detected. ठीक है बेटे. तो ये देखिए पैराग्राफ कंप्लीट हुआ. अब इस पैराग्राफ में आपको बेसिकली ये बताया गया है, ठीक है, कि जब एक ख़तरनाक रास्ते का सफ़र शुरू हुआ, ठीक है, तो उस वक्त किसी के लिए भी सबसे मुश्किल काम क्या था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुराक कैसे मुहैया की जाए, ठीक है. तो उस ज़िम्मेदारी को फिर किसने संभाला? हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने संभाला, ठीक है. और फिर इस देखिए अब इसमें टॉपिक सेंटेंस क्या है? सबसे पहला जो सेंटेंस है वो हमेशा टॉपिक ही हुआ करता है, ठीक है. तो इसमें टॉपिक सेंटेंस क्या हो जाएगा? ये पहला सेंटेंस इसका टॉपिक सेंटेंस है कि जब सफ़र शुरू हुआ था तो उस वक्त क्या था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुराक मुहैया करना सबसे मुश्किल काम था, ठीक है, जिसके लिए कोई भी एग्री नहीं हो रहा था, ठीक है. तो उसके बाद इस चीज़ को अब सपोर्ट कैसे किया जा रहा है कि वो काम किसने किया और किस तरीके से किया, तो वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी सपोर्टिंग डिटेल्स पैराग्राफ में, ठीक है. This situation was so delicate that the slightest mistake could have endangered the life of Rasul Pak Sallallahu Alaihi Wasallam. This grand task was nicely undertaken by Hazrat Asma, the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq. Every night, with the pack of food, she would quietly venture towards the rugged mountains in which lay the cave of Thor. She took care of the minute detail in accomplishing the task. यहाँ तक आपका क्या आ जाएगा? उसका डिटेल्ड पैराग्राफ है, ठीक है, कि इस पूरे काम को उन्होंने फिर किस तरह से सरअंजाम दिया. उसमें ख़तरात क्या थे कि एक छोटी सी गलती भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को ख़तरे में डाल सकती थी, ठीक है. लेकिन हज़रत अस्मा ने क्या किया, इस काम को बहुत ही उम्दा तरीके से सरअंजाम दिया, ठीक है, जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बेटी थी. और हर रात वो क्या किया करती थी कि ऐसे पथरीले रास्तों से गुज़र के जाना और उनको खुराक देना, ठीक है. तो वो क्या हुआ करता था, बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, अपने जो उन्होंने ज़िम्मेदारी ली थी उसको बहुत एहसन तरीके से सरअंजाम दिया, ठीक है. तो यहाँ तक ये सारी उसकी क्या है, डिटेल्ड पैराग्राफ आ जाएगा. इसी तरह से देखिए बेटे फिर इसका ये बी पार्ट में वो कहते हैं कि रीड पैराग्राफ 4 ऑफ द लेसन and identify topic sentence, supporting details and concluding sentence of the paragraph, ठीक है.
बी पार्ट में वो क्या कहते हैं कि इसी चैप्टर का फिर आपने इसी तरह से पैराग्राफ नंबर 4 को रीड करना है, ठीक है। उसकी भी आप टॉपिक सेंटेंस उसका बताएं, फिर उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स का पैराग्राफ बताएं, और फिर एंड में उसका कंक्लूजन क्या था वो आपने फिर कंक्लूडिंग सेंटेंस भी बताएं। तो बेटे ये आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। और थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि पैराग्राफ 4 में बेसिकली हमने वो पढ़ा था कि जब जो अबू जहल था उसने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर गया और उसने जाके उनका दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाया। हज़रत अस्मा आई तो उसने हज़रत अस्मा से पूछा कि तुम्हारा वालिद कहाँ है, तो हज़रत अस्मा ने जो है जवाब दिया कि मुझे इसके बारे में नहीं मालूम, ठीक है। और उन्होंने उल्टा सवाल कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, अबू जहल को गुस्सा आया। उसने हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला के फेस पे जो है वो स्लैप किया, तमाचा मारा, जिसकी वजह से उनकी बाली गिर गई, ठीक है। और एंड में क्या हुआ कि इतना कुछ होने के बावजूद भी हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने किसी तरह का कोई राज इफ़शा नहीं किया और वो अपनी बात पे डटी रहीं, ठीक है। तो ये एंड में जो इसका रिज़ल्ट निकल रहा है ना, पूरे पैराग्राफ में से शुरू का सेंटेंस हमेशा टॉपिक सेंटेंस होगा, ठीक है, कि स्टार्ट का जो सेंटेंस है वो इसका टॉपिक सेंटेंस हो जाएगा, फिर दरमियान में जितना भी सारा उसको सपोर्ट कर रहा है उस पूरे के पूरे वाक्य को, वो उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स हैं, और एंड में उसका जो कंक्लूडिंग सेंटेंस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा कि जहाँ से आपके पास आ जाएगा कि ही स्लैप्ड हज़रत अस्मा's फेस सो हार्ड दैट हर earring fell off but she remained steadfast not reveal the secret, ठीक है। तो ये जो एंड वाला सेंटेंस आ रहा है ये क्या है, इसका कंक्लूडिंग सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है बेटे। इसके बाद इसका सी पार्ट जो है वो देखते हैं, वो मैं आपको ग्रामर बुक से करवाती हूँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्योंकि आपने ग्रामर से ही याद करने होते हैं तो मैं ग्रामर से ही आपको आंसर्स रीड करके समझा देती हूँ। जी बेटे, तो हम ग्रामर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट हैपेंड व्हेन अबू जहल आस्क्ड अबाउट हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जब अबू जहल ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में पूछा तो क्या हुआ, ठीक है। तो ये आप पढ़ चुके हैं कि व्हेन अबू जहल आस्क्ड हज़रत अस्मा अबाउट द वेयर अबाउट्स ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु एंड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शी पोज्ड अ सिंपल क्वेश्चन as to how she would know about them. This made Abu Jahl furious and slapped her in the face, ठीक है। तो ये वही पूरे का पूरा वाक़या बताया गया कि जब वो गया अबू जहल और उसने हज़रत अस्मा से पूछा तो हज़रत अस्मा ने कहा कि मुझे इस बारे में नहीं मालूम, और उन्होंने उल्टा क्वेश्चन कर दिया, जिसकी वजह से हज़रत अस्मा को जिसकी वजह से अबू जहल को गुस्सा आया और उसने हज़रत अस्मा के चेहरे पर थप्पड़ लगाया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वाई वाज हज़रत अबू कुहाफा वरीड, हज़रत अबू कुहाफा परेशान क्यों थे, ठीक है। तो ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं कि हज़रत अबू कुहाफा जो हैं वो दादा थे हज़रत अस्मा के, ठीक है। और वो परेशान इसी वजह से थे क्योंकि वो डिसबिलीवर्स में से थे, तो उनको ये परेशानी थी कि कहीं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं उन्होंने अपना सारे का सारा सामान, अपनी सारी दौलत जो है वो इस्लाम की राह में तो नहीं दे दी, ठीक है। तो उनको ये परेशानी थी। तो यहाँ आप क्या करेंगे कि व्हेन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला लेफ्ट फॉर मदीना विद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू कुहाफा वाज वरीड बिकॉज he thought that Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu has taken all the money with him and left nothing for them, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाउ डिड हज़रत अस्मा कंसोल हर ग्रैंडफादर, हज़रत अस्मा ने अपने दादा को फिर किस तरह से तसल्ली कराई जब उनके दादा इस बात पे परेशान हो गए, तो फिर हज़रत अस्मा ने किस तरीके से तसल्ली करवाई ये भी आप पढ़ चुके हैं कि उन्होंने कुछ कंकरियाँ जमा की, उनको जाके घर के उस कोने में रख दिया जहाँ पे घर में क्या कहते हैं उसको, दौलत और हीरे जवाहरात वगैरह रखे जाते थे, और फिर कपड़े से ढांप दिया और फिर अपने दादा को दिखाया कि देखिए यहाँ हर चीज़ है, तो उनको तसल्ली हो गई। तो इसका आंसर भी देखिए, शी गैदर्ड सम पेबल्स, उन्होंने कुछ कंकरियाँ इकट्ठी की, एंड पुट देम एट द प्लेस वेयर हर फादर यूज्ड टू कीप हिज मनी एंड ज्वेल्स, और उनको वहाँ पे रख दिया जहाँ उनके फादर जो हैं वो हीरे जवाहरात और रकम वगैरह रखा करते थे। शी कवर्ड इट विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, और उसे कपड़े के टुकड़े से ढक दिया, ठीक है। देन शी शोड इट टू हर ग्रैंडफादर
एंड दस कंसोल्ड हर। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने दादा को दिखाया और इस तरह से उनकी तसल्ली हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वाज हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कौन थे? ठीक है, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कौन थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा की जो बेटी थी हज़रत अस्मा, उनके बेटे थे। ठीक है, हज़रत अस्मा के बेटे थे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर वाज द सन ऑफ हज़रत अस्मा। ठीक है, हज़रत अस्मा के बेटे थे। और आगे फिर कॉमा लगा के लिखा हुआ था डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला। ये फिर हज़रत अस्मा के बारे में बताया गया कि वो कौन थी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की डॉटर थी। क्वेश्चन नंबर 5, विच इंसिडेंट इन द स्टोरी शोज हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में ऐसा कौन सा वाक़या बताया गया है जिससे पता चलता है कि हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत और अक़ीदत थी। ठीक है, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जब ऐसा मौका आया कि वहाँ पे कोई भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुराक देने के लिए तैयार नहीं था, इतने ख़तरनाक रास्ते थे और जहाँ पे हर पल जो है वो जासूसी किए जाने का ख़तरा था, उसके बावजूद हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो ख़ातून थी जिन्होंने वो ख़तरा मोल लिया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टाइम से खाना पहुँचाया। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, एट द टाइम ऑफ हज़रत मोहम्मद्स माइग्रेशन, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की थी, शी पुट हर लाइफ इन रिस्क एंड मैनेज टू सप्लाई फूड टू द रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इन्होंने क्या किया था, हज़रत अस्मा ने पुट हर लाइफ इन रिस्क, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाला एंड मैनेज टू सप्लाई फूड टू द रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुराक की फराहमी का इंतज़ाम किया। दिस शोज़ हर लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वाक़या जो है ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मोहब्बत और अक़ीदत को ज़ाहिर करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इंसिडेंट इन द स्टोरी टेल्स अबाउट द जेनरोसिटी ऑफ हज़रत अस्मा। इसमें कौन सा ऐसा वाक़या है जो हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला की सखावत के बारे में बताता है? तो वो भी हम पढ़ चुके हैं कि हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को विरासत में जो बाग मिला था वो उन्होंने बेच दिया और उससे मिलने वाले सारे पैसे जो हैं वो गरीबों में और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दिए। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप यही लिखेंगे कि हज़रत अस्मा वाज सो जनरस दैट शी सोल्ड द गार्डन शी गॉट एज इनहेरिटेंस आफ्टर द डेथ ऑफ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एंड गेव अवे ऑल द मनी टू द पुअर एंड द नीडी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द लाइफ ऑफ हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी से आप क्या सबक हासिल करते हैं? तो बेटे इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद अब आप लोगों को खुद भी इतनी समझ आ जानी चाहिए कि इस पूरे चैप्टर में से आपको क्या सबक दिया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, क्या मैसेज मिल रहा है। तो इसमें हमें यही मैसेज मिल रहा है कि एक तो सीधे रास्ते पर चलना चाहिए, ठीक है, बहादुरी के साथ, सखावत के साथ, सदाकत के साथ, ठीक है, और उसके लिए क्या करना चाहिए कि अल्लाह की राह में आपको अपना माल, अपनी दौलत, अपनी जान जो देना पड़े उससे इनकार ना करें, ठीक है, और मुस्तकिल मिजाजी से काम करते रहिए, अपनी बात पर, अपने इरादों पर डटे रहिए और अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को सबसे अव्वलीन तरजीह दें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए आंसर है, आप ये याद करेंगे, द मैसेज दैट वी गेट फ्रॉम द लाइफ ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इज़ दैट we should show courage and resolve while following the right path। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, we should show courage, हमें हौसला दिखाना चाहिए, करेज कहते हैं हौसले को, एंड रिजॉल्व, और रिजॉल्व कहते हैं इस्तकामत को, इस्तकलाल को, मुस्तकिल मिजाजी से काम करने को, वाइल फॉलोइंग द राइट पाथ, जबकि हम सीधे रास्ते पर चल रहे हों, सीधे रास्ते को फॉलो कर रहे हो, तो उस वक्त हमें मुस्तकिल मिजाजी और हौसले से, हिम्मत से काम लेना चाहिए। ठीक है, इट आल्सो टेल्स अस दैट वी शुड बी जनरस एंड लविंग, और इससे हमें ये भी सबक मिलता है कि हमें जनरस होना चाहिए, यानी कि सखी होना चाहिए, एंड लविंग, और सबसे मोहब्बत करने वाला होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस।
ये एंड में हमने एक सेंटेंस पढ़ा था कि हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए रोशनी का मीनारा बनी रहेगी हमेशा। तो वो क्वेश्चन किया गया कि हाउ, ऐसा कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो इसमें भी आप उसी तरह का आंसर दे सकते हैं कि किस तरह से वो हमारे लिए रोशनी का मीनारा बनी रहेगी, किस तरह से वो हमारे लिए हमेशा रोल मॉडल रहेंगी कि उन्होंने सीधे रास्ते पर चलते हुए हमेशा मोहब्बत, इज़्ज़त, इस्तक़लाल से, सखावत से, दानाई से काम लिया, ठीक है। तो क्योंकि उनमें ये सारी की सारी खूबियाँ थीं, तो वो सारी की उन सारी खूबियों की वजह से वो हमारे लिए एक रोल मॉडल बन गई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, देयर इज़ नो डाउट, इस जुमले में कोई शक नहीं है, दैट हर लाइफ वुड बी अ बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस, कि उनकी ज़िंदगी जो है वो हमारे लिए मशाल राह बनी रहेगी, ठीक है। बिकॉज शी इज़ द सिंबल ऑफ लव, क्योंकि वो अलामत है किसकी, लव की, रिस्पेक्ट की यानी मोहब्बत की, इज़्ज़त की, करेज कहते हैं हौसले को, रिजॉल्व कहते हैं इस्तक़लाल या मुस्तकिल मिजाजी को, जेनरोसिटी कहते हैं सखावत को, एंड विजडम अक्लो दानाई और फहमो फरासत, ठीक है। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि उनकी ज़िंदगी हम सब के लिए मशाल राह बनी रहेगी, क्योंकि आपने क्या किया, मोहब्बत, इज़्ज़त, हिम्मत, इस्तक़लाल, सखावत और दानाई की अलामत हैं, ठीक है बेटे। तो ये क्वेश्चंस क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। आगे देखिए बेटे, कैटाफोनिक रेफरेंसेस एंड एनाफोरिक, कैटाफोरिक एंड एनाफोरिक रेफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। और आगे फिर डी पार्ट में आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसमें फिर आपने बताना है कि कौन सा इसमें कैटाफोरिक रिस्पॉन्स है, ठीक है, रेफरेंस है, और कौन सा एनाफोरिक रेफरेंस है, ठीक है। तो इससे पहले सेंटेंस पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कैटाफोरिक रेफरेंस और एनाफोरिक रेफरेंस होता क्या है, ठीक है। डेफिनेशन देखिए कैटाफोरिक की, एन एक्सप्रेशन दैट रेफर्स टू अ later expression in the discussion is called a cataphoric reference, ठीक है। कैटाफोरिक रेफरेंस बेसिकली होता क्या है, जो अपने बाद में आने वाले अल्फाज को एक्सप्लेन कर रहा हो, अपने बाद में आने वाली किसी भी बात को सपोर्ट कर रहा हो, वो कहलाता है कैटाफोरिक रेफरेंस, ठीक है। एन एक्सप्रेशन दैट रेफर्स, जो कि रेफ़र कर रहा हो, हवाला दे रहा हो, तो अ लेटर एक्सप्रेशन, ठीक है, बाद में आने वाली किसी बात का, इन द डिस्कोर्स इज कॉल्ड अ कैटाफोरिक रेफरेंस, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है। अब यहाँ पे पहले देखिए, बात क्या हुई कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, ठीक है। अब देखिए, ये जो हिज कंपेनियन आ रहा है ना, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियन, और उनके साथी, कौन से साथी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या किया गया कि पहले ये जो हिज कंपेनियन आ रहा है, ये क्या है, कैटाफोरिक रेफरेंस है। क्यों, क्योंकि इसमें जो बाद की बात की जा रही थी, ठीक है, जो बाद में आने वाले अल्फाज थे, उनका हवाला पहले दे दिया गया कि बाद में आने वाले अल्फाज क्या, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, और उनका हवाला पहले दे दिया कि वो क्या थे, हिज कंपेनियन, यानी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे। इसी तरह हम एनाफोरिक रेफरेंस की बात करते हैं, तो एनाफोरिक रेफरेंस में देखिए इसकी डेफिनेशन, एन एक्सप्रेशन दैट रेफर्स टू एन अर्लियर एक्सप्रेशन इन द डिस्कशन इज कॉल्ड एन एनाफोरिक रेफरेंस, ठीक है। अर्लियर कहते हैं पहले आने वाले एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो एनाफोरिक रेफरेंसेस क्या होते हैं, ऐसे अल्फाज होते हैं जो अपने से पहले आने वाले अल्फाज का हवाला दें, ठीक है। यानी कि एनाफोरिक में क्या आएगा कि अपने से पहले जो अल्फाज आ रहे होंगे उसका हवाला पहले दिया जाता है, बात बाद में की जाती है, ठीक है। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल हम देखते हैं, हज़रत अस्मा वाज अमंग्स द अर्ली फ्यू हु एक्सेप्टेड इस्लाम, ठीक है। शी वाज द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है। तो अब देखिए बेटे, यहाँ पे ये जो शी वाज आ रहा है, ठीक है, ये बाद में बताया गया कि वो कौन थी, ठीक है, ये बाद में बताया गया, ठीक है। पहले उसका हवाला दे दिया गया कि वो थी कौन, उनका नाम क्या था, हज़रत अस्मा, ठीक है। हज़रत अस्मा की बात हो रही है, ये आपको पहले बता दिया गया कि बात किसकी हो रही है, हज़रत अस्मा की।
हवाला बाद में दिया गया, ठीक है, कि शी वाज द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ठीक है। सिंपली मैं आपको ये बता दूं कि एनाफोरिक रेफरेंसेस जो होते हैं उसमें हमेशा पहले नाम बताया जाता है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन बाद में किया जाता है, जबकि कैटाफोरिक में पहले एक्सप्लेनेशन दे दी जाती है और उसका नाम बाद में बताया जाता है। अब हम आ जाते हैं इन सेंटेंसेस की तरफ और हम बताएंगे कि कहाँ एनाफोरिक यूज़ हो रहा है और कहाँ कैटाफोरिक यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अबू जहल द चीफ ऑफ द डिसबिलीवर, ठीक है, इन अ फिट और फ्यूरी headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु तआला अन्हु whom he began knocking at the door violently। अब देखिए कि बात किसकी हो रही है, अबू जहल की, ठीक है। अबू जहल ने किया क्या था, he began knocking at the door violently, कि उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, नेम पहले बता दिया, ठीक है, यानी कि पहले हवाला दे दिया गया, बात बाद में की गई, ठीक है। पहले हवाला दे दिया गया कि वो था कौन, अबू जहल था, उसने क्या किया, वो बात बाद में की कि ही बिगेन नॉकिंग एट द डोर वायलेंटली। तो जिसमें नाम पहले आ गया, जिसमें हवाला पहले आ गया, वो क्या है, एनाफोरिक रेफरेंस, ठीक है। तो ये एनाफोरिक रेफरेंस होगा। दूसरे सेंटेंस में देखिए, हर ग्रैंडफादर, उनके दादा, कौन थे उनके दादा, अबू कुहाफा वाज अ डिसबिलीवर एट दैट टाइम, ठीक है। तो अब देखिए पहले क्या किया गया, नाम बाद में आया, यानी कि हवाला बाद में दिया गया, बात पहले कर दी गई, ठीक है, कि वो थे कौन, ठीक है। तो अब देखिए, हर ग्रैंडफादर, उनके दादा, नेम बाद में बताया गया, हवाला बाद में दिया गया, अबू कुहाफा, ठीक है। तो जिसमें पहले एक्सप्लेन कर दिया जाए, ठीक है, और नेम बाद में बताया जाए, तो वो क्या होता है, कैटाफोरिक रेफरेंस। तो ये क्या हो जाएगा, कैटाफोरिक। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, व्हेन असलम वाज प्लेइंग क्रिकेट, असलम जब क्रिकेट खेल रहा था, ही हर्ट हिज हैंड, उसने अपने हाथ को ज़ख्मी कर लिया, ठीक है। तो देखिए नाम पहले बता दिया, ठीक है, कि असलम क्रिकेट खेल रहा था, ही हर्ट हिज हैंड, काम बाद में बताया कि उसने किया क्या, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नेम पहले आ गया, तो ये एनाफोरिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बिफोर शी फिनिश्ड द वर्क, शी पहले आ गया, उसने काम ख़त्म कर लिया, किसने, वो बाद में बताया जाएगा, ठीक है। नीलम चेक द मिस्टेक्स वंस अगेन, नीलम ने, ठीक है, ये नीलम की बात हो रही है, ठीक है, काम उसने पहले ख़त्म कर लिया और फिर मिस्टेक्स को दोबारा चेक किया, ठीक है। तो इसमें क्योंकि बात पहले हो गई, ठीक है, नेम बाद में बताया, रेफरेंस बाद में दिया, तो ये कौन सा हो जाएगा, कैटाफोरिक। नेक्स्ट आ जाइए, अनीस, नेम पहले आ गया, अनीस थ्रू द स्टोन, अनीस ने पत्थर फेंका, एंड ही ब्रोक द विंडो, और विंडो तोड़ दी, खिड़की तोड़ दी, ठीक है। तो ही बाद में आ गया, अनीस पहले आ गया, ठीक है, नेम पहले बता दिया और काम बाद में बताया, तो ये क्या हो गया, एनाफोरिक। 6 में आ जाइए, व्हेन शी एंटर्ड द रूम, शी पहले आ गया, नेम बाद में आया, ज़ेबा वाज सरप्राइज टू सी सो मैनी गेस्ट्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कैटाफोरिक। नेक्स्ट आ जाइए, द सिटी ऑफ गार्डन्स, ठीक है, टाइटल पहले बता दिया गया कि सिटी ऑफ गार्डन क्या है, लेकिन नेम नहीं बताया कि कौन सा सिटी है, ठीक है, नेम बाद में आ रहा है, लाहौर, तो नेम बाद में आया, सिटी ऑफ गार्डन पहले आ गया, तो ये भी कैटाफोरिक है, ठीक है बेटे। तो पहला क्या था, एनाफोरिक, दूसरा कैटाफोरिक, एनाफोरिक, कैटाफोरिक, एनाफोरिक, कैटाफोरिक, कैटाफोरिक, ठीक है। तो ये एनाफोरिक और कैटाफोरिक आपको क्लियर हो गया। आगे देखिए बेटे, वोकैबुलरी का क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। जो वर्ड अंडरलाइन किया गया है, आपने बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा वर्ड ऐसा है जो उसका सेम मीनिंग रखता है, ठीक है। करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, कि जो वर्ड अंडरलाइन किया गया है उसका, और यहाँ से कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जिसके मीनिंग सेम है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इट वॉज सो डेलिकेट सिचुएशन, डेलिकेट कहते हैं नर्म होना, नाजुक सिचुएशन, ठीक है, सेंसिटिव होना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखें, अब डिफ़िकल्ट होता है मुश्किल, इजी कहते हैं आसान को, ठीक है, फ्रेजाइल कहते हैं सॉफ्ट होना, और सेंसिटिव कहते हैं नाजुक होना, ठीक है। तो ये डेलिकेट का क्या आ जाएगा, सेंसिटिव। अबू जहल बिगेन नॉकिंग एट डोर वायलेंटली, ठीक है,
अबू जहल ने जो है वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसमें देखिए पोलाइटली कहते हैं बिल्कुल नरमी से, शाइस्तगी से, स्लोली कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता, फोर्सफुली कहते हैं ज़ोर ज़ोर से, एंग्रीली कहते हैं गुस्से से। ठीक है, तो इसमें इससे मिलता जुलता मीनिंग किसका है, फोर्सफुली का। नेक्स्ट आ जाइए, शी सिंपली पॉज अ काउंटर क्वेश्चन दैट इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल। उन्होंने उल्टा सवाल कर दिया जिसकी वजह से अबू जहल क्या हो गए, मुश्तइल हो गया। ठीक है, तो इसमें इन्फ्यूरिएटेड का क्या हो जाएगा, प्लीज्ड, प्लीज्ड कहते हैं खुश कर देना। ठीक है, खुश होना। हेल्प कहते हैं मदद करना। ठीक है, एंड्रेक्ड कहते हैं गुस्से से लाल पीले हो जाना। ठीक है, और अनाइंग कहते हैं अनाइंग, और एंग्रीली अनाइंग कहते हैं नाराज़गी से। ठीक है, तो अब देखिए इन्फ्यूरिएटेड से मिलता जुलता किसका मीनिंग है, एंड्रेक्ड का। ठीक है, कि गुस्से से लाल सुर्ख हो गया अबू जहल। ठीक है, तो एंड्रेक्ड इसका करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट वन है, शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट कहते हैं मुस्तकिल मिजाजी से डटे रहना अपनी किसी बात पे। ठीक है, एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट। तो अब हम देखिए पेशेंट कहते हैं, पेशेंट तो मरीज को कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है फिर्म एंड रिजोल्यूट। फिर्म एंड रिजोल्यूट का मतलब फिर्म कहते हैं मजबूती से और रिजोल्यूट कहते हैं मुस्तकिल मिजाजी से। ठीक है, रेडी टू फेस, रेडी टू फेस का मतलब होता है कि किसी चीज़ का सामना करने के लिए तैयार होना। ठीक है, और प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट का भी यही मतलब होता है कि किसी संगीन हालात के लिए, किसी मुश्किल हालात के लिए तैयार रहना। ठीक है, तो स्टेड फास्ट का मतलब क्योंकि मुस्तकिल मिजाजी था तो इससे मिलता जुलता मीनिंग किसका है, फर्म एंड रेजोल्यूट, मजबूत और मुस्तकिल मिजाज होना। नेक्स्ट आ जाइए, बी पार्ट है, कंसल्ट अ डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड यूज देम इन सेंटेंसेस। आपने इनके वर्ड्स के मीनिंग्स भी बताने हैं और फिर इन्हें सेंटेंसेस में यूज़ करना है, यानी कि इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। तो ये मैं आपको ग्रामर से समझा देती हूँ साथ ही। जी बेटे देखिए, पहला है मैड विद एंगर। मैड विद एंगर का मतलब होता है गुस्से से पागल होना। ठीक है, और इसका सेंटेंस आगे बनाया हुआ है, अबू जहल वाज मैड विद एंगर। अबू जहल गुस्से से पागल हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है फिट ऑफ फ्यूरी। फिट ऑफ फ्यूरी का मतलब है गुस्से से पागलपन का दौरा पड़ना। ठीक है, तो इसका भी आप सेम तरह का बना सकते हैं कि इन अ फिट ऑफ फ्यूरी। ठीक है, गुस्से से बिल्कुल लाल पीले होके पागलपन, मतलब पागल हो गया था वो इतना कि उसने क्या किया, अबू जहल स्लैप्ड इन हज़रत अस्मा's फेस। अबू जहल ने हज़रत अस्मा के चेहरे पर थप्पड़ रसीद कर दिया। रिवील द सीक्रेट, रिवील द सीक्रेट कहते हैं राज अफशा करना, राज को उगल देना। ठीक है, इसका सेंटेंस देखिए, हज़रत अस्मा डिड नॉट रिवील द सीक्रेट ऑफ द माइग्रेशन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, हज़रत अस्मा ने क्या किया, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइग्रेशन यानी कि उनकी हिजरत के राज को इफ्शा ना किया, उनके हिजरत के राज को बताया नहीं किसी को। ठीक है बेटे, नेक्स्ट देखिए, रेजोल्यूट। रेजोल्यूट का मैंने पहले भी बताया कि साबित कदमी होती है, मुस्तकिल मिजाजी होती है। ठीक है, तो हज़रत अस्मा वाज रेजोल्यूट इन हर कमिटमेंट। हज़रत अस्मा जो हैं वो अपनी कमिटमेंट, अपनी की गई बात पर कायम रहीं। ठीक है, उसके बाद है एलिविएट। एलिविएट होता है कम करना। द मेडिसन एलिविएट माई पेन। दवा ने क्या किया, मेरे दर्द को, मेरी तकलीफ़ को कम कर दिया। माइग्रेशन, माइग्रेशन कहते हैं हिजरत को। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा डिड नॉट रिवील द सीक्रेट ऑफ द माइग्रेशन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सेम सेंटेंस है जो हमने पीछे रिवील द सीक्रेट का पढ़ा था। ठीक है, कॉम्पेनियन, कॉम्पेनियन कहते हैं साथी को। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुक अ रेफ्यूज इन अ केव विद हिज कॉम्पेनियन। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, या हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ गार में पनाह ली। नेक्स्ट, रिफ्यूज, इसका मतलब होता है पनाह लेना, अपने आप को सेव करना। इसमें भी आप यही सेम सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है गेव अवे। गेव अवे कहते हैं तकसीम कर देना, दे देना। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा गेव अवे आल हर मनी टू द नीडी। हज़रत अस्मा ने अपनी तमाम रकम जो है वो किसको दी थी, ज़रूरतमंदों को। लास्ट है डिटरमाइन। डिटरमाइन कहते हैं पुरअज़म होना।
हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वाज अ डिटरमाइंड वुमन। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क्या थी? एक पुरअज़म खातून थी, ठीक है, यानी कि अपनी बात पर डटी रहने वाली खातून थी। आगे देखिए बेटे, फिर ग्रामर पोर्शन आ गया है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन है, आपने ये डेफिनेशन याद करनी है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ अ क्वालिटी, किसी भी खूबी का नाम हो सकता है, ठीक है। एक्शन, कोई अमल हो सकता है, ठीक है, किसी अमल की खूबी बताई जा सकती है। और स्टेट, या कोई हालत बताई जा सकती है, ठीक है। 3 चीज़ें हैं, नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। किसी हालत का भी नेम हो सकता है, यानी कि गुस्से में होना, खुशी में होना, एक्साइटमेंट में होना, ये सारी स्टेट्स हैं, ठीक है। एक्शन भी हो सकता है, ठीक है। एक्शन क्या होता है कि पागल हो जाना, ठीक है, मैड हो जाना, ठीक है, ये एक्शन है। जैसे हमने इसमें पढ़ा था थप्पड़ लगा देना, ये भी एक्शन है उनका, ठीक है। और नेम ऑफ अ क्वालिटी, और क्वालिटी क्या होती है, जैसे हम हज़रत अस्मा की क्वालिटीज़ पढ़ चुके हैं कि जेनरोसिटी उनकी क्वालिटी थी और ट्रुथफुलनेस उनकी क्वालिटी थी, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसमें किसी क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा हो, कोई एक्शन बताया जा रहा हो, या फिर कोई स्टेट बताई जा रही हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स, वर्ब्स एंड कॉमन नाउन्स। ये किससे बनते हैं? एडजेक्टिव्स से, वर्ब से, या फिर कॉमन नाउन से, ठीक है। यहाँ एक एग्जाम्पल दी गई है, शी फेस्ड एवरी कैलामिटी ऑफ लाइफ विद पेशेंस एंड वेलर, कि उन्होंने क्या किया, हर तरह के हालात को, हर तरह के हालात में क्या किया, बहादुरी और सब्र का मुजाहिरा किया, ठीक है। तो ये जो पेशेंस और वेलर है, ये बेसिकली क्या है, उनकी क्वालिटीज़ बताई जा रही हैं, ठीक है बेटे। तो इसमें देखिए, अब जो ए है, ए पार्ट देखिए, अंडरलाइन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन पैराग्राफ 4, ये चैप्टर के अंदर ही पैराग्राफ 4 है, ठीक है। आप अगर करना चाहें अपनी तसल्ली के लिए कि आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की समझ आई या नहीं, तो आप कर सकते हैं। चैप्टर में जो पैराग्राफ 4 है उसमें आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अंडरलाइन करना है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस क्योंकि आपके पेपर्स में नहीं आते, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बी पार्ट देखिए, फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स। आपको कुछ एडजेक्टिव्स और वर्ब्स दिए गए हैं, आपने इससे क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। और फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के बाद यूज़ दीज नाउन्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। उसके बाद आपने उन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को क्या करना है, सेंटेंस में यूज़ करना है, उसके सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहला जो है वो है करेजस, ठीक है। करेजस क्या होती है? हौसलामंदी। तो करेजस देखिए, हौसलामंदी बेसिकली क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। करेजस एडजेक्टिव है क्योंकि एक खूबी बता दी गई है, ठीक है। मैंने क्या करना है, मैंने उस खूबी का सिर्फ नाम बताना है, ठीक है, कि वो खूबी क्या है। हौसलामंद होना एक अलग खूबी है कि फ़लाँ बंदा हौसलामंद था, लेकिन उसकी खूबी क्या थी? हौसला होना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैं करेजस को कन्वर्ट कर दूँगी सिर्फ करेज में, ठीक है। करेज इसका मतलब होता है हौसलामंद होना, लेकिन मैं इसका क्या करूँगी, जब नाउन बनाऊँगी तो ये सिर्फ बनेगा करेज, ठीक है। फिर एम्प्टी है, एम्प्टी कहते हैं खाली को, ठीक है। जब मैं इसको नाउन में कन्वर्ट करूँगी, ये बेसिकली वर्ब है एम्प्टी, ठीक है। जब मैं इसको नाउन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करूँगी, तो मैं क्या बताऊँगी, एम्प्टी एक स्टेट है ना, तो मैं उस स्टेट का नेम बताऊँगी कि वो एम्प्टीनेस बन जाएगा ये, ठीक है, खालीपन, ठीक है। कोई खालीपन का शिकार होता है तो वो क्या हो गई, उसकी स्टेट हो गई, ठीक है। तो एम्प्टीनेस बनेगा। इसी तरह से डिफ़िकल्ट क्या है, मुश्किल होना किसी चीज़ का, लेकिन जब मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करूँगी तो ये क्या हो जाएगी, डिफ़िकल्टी, ठीक है। इसी तरह जेनरस है, जेनरस जो है ये बेसिकली आपके पास एडजेक्टिव है, सखी होना, लेकिन जब मैं इसको प्रॉपर्टी का नेम बताऊंगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का सिर्फ नेम बताऊंगी, तो फिर वो क्या बन जाएगी, जेनरोसिटी, सखावत, ठीक है। जेनरस कहते हैं सखी होने को, लेकिन वो प्रॉपर्टी जब मैं बताऊंगी तो वो क्या बन जाएगी, जेनरोसिटी, सखावत बन जाएगी। फिर है रेजोल्यूट, रेजोल्यूट भी एडजेक्टिव है, पुरअज़म होना किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, लेकिन मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करूँगी तो ये बन जाएगा रेजोल्यूशन, ठीक है। ये रेजोल्यूट से रेजोल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। लास्ट वन है सफ़र, सफ़र कहते हैं तकलीफ़ सहना, परेशानी सहना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इसको
जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करूँगी तो ये बन जाएगा सफरिंग, ठीक है। अब इन सब के आपने सेंटेंसेस बनाने हैं फिर, ठीक है। ये फिर मैं आपको ग्रामर से समझा देती हूँ, वहीं से आप याद करेंगे सेंटेंसेस जी। तो बेटे ये देखिए, अब हमने करेजेस को कन्वर्ट किया था करेज में, ठीक है। अब मैं करेज का सेंटेंस बनाऊंगी, तो करेज का सेंटेंस क्या है, ही हैज़ नो करेज टू स्पीक द ट्रुथ, उसमें सच बोलने का हौसला नहीं है। नेक्स्ट एम्प्टी था, जिसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बना था, एम्प्टीनेस, ठीक है। तो मैं एम्प्टीनेस का सेंटेंस बनाऊंगी, नेचर फिल्स एम्प्टीनेस ऑफ माइंड एंड सोल, ठीक है, कि जो फितरत होती है वो जहन और रूह के खालीपन को भर देती है। नेक्स्ट डिफ़िकल्ट था, उसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन था वो डिफ़िकल्टी बना था। डिफ़िकल्टी को फिर मैंने सेंटेंस में यूज़ करना है, ही हेल्प्ड मी सॉल्व माई डिफ़िकल्टी, उसने मेरी मदद की किस चीज़ में, मेरी मुश्किल हल करने में, ठीक है बेटे। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइए, ही इज़ नोन फॉर हिज जेनरोसिटी, ठीक है। जेनरस को मैंने जेनरोसिटी सखावत में कन्वर्ट किया था, तो मैं जेनरोसिटी का सेंटेंस बनाऊंगी, ही इज़ नोन फॉर हिज जेनरोसिटी, वो अपनी सखावत की वजह से मशहूर है। नंबर 5 देखिए, रेजोल्यूट था, जिसे कन्वर्ट किया था तो ये रेजोल्यूशन बना था। फिर मैं रेजोल्यूशन का सेंटेंस बनाऊंगी, तो इट नीड्स स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन टू गेट सक्सेस, ठीक है, कि कामयाबी के लिए मजबूत अज़म की ज़रूरत होती है। लास्ट वन था सफ़र, इसको जब मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट किया तो सफरिंग हो गया। फिर मैं सफरिंग का सेंटेंस बनाऊंगी, तो रिमेंबर अल्लाह इन टाइम ऑफ सफरिंग, के मुश्किल वक्त हमारे जो भी हों उसमें अल्लाह को याद रखना चाहिए, ठीक है बेटे। तो ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद सी पार्ट जो है वो पुट आर्टिकल्स वेयर रिक्वायर्ड, ये भी आपके पेपर्स में नहीं आते हैं, तो ये भी आपने नहीं करना सी पार्ट, ठीक है, ये क्रॉस है। आगे आ जाइए बेटे पेज नंबर 42 पे, प्रपोजिशन ऑफ टाइम। आपको यहाँ बताया गया है कि प्रपोजिशन जो हैं वो अगर हम किसी टाइम की बात कर रहे हों, ठीक है, उसमें दिन का भी कोई टाइम हो सकता है, उसमें डेट हो सकती है, उसमें कोई स्पेशल हॉलीडे हो सकती है, कोई स्पेशल डे हो सकता है, वो मंथ हो सकता है, सीज़न हो सकता है, ईयर हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ हमने कहाँ पे कौन सा प्रपोजिशन यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए, आपको पहले बता दिया गया है कि 3 प्रपोजिशंस हैं, इन, एट, ऑन, ठीक है। अब आपको बताया गया कि जो इन होगा इसको आपने कहाँ यूज़ करना है, जब आप किसी मंथ की बात कर रहे होंगे, किसी ईयर की बात कर रहे होंगे, किसी सीज़न की कर रहे होंगे, ठीक है, दिन के किसी एक हिस्से की बात कर रहे होंगे, ठीक है। मतलब आप किसी स्पेसिफिक दिन नहीं है, ठीक है, कोई भी दिन, मतलब दिन जो आपका पूरा दिन गुजरता है 24 घंटों में से आप किसी भी हिस्से की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ड्यूरेशन, ठीक है, किसी वक्त की, किसी अरसे के दरमियान के कुछ टाइम की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब के साथ क्या यूज़ होगा, इन, ठीक है। इसके बाद एट कहाँ यूज़ होगा, पार्ट ऑफ द डे, ठीक है, दिन का हिस्सा। अब दिन का हिस्सा कौन सा हो सकता है, वो रात भी हो सकती है, वो दोपहर भी हो सकती है, वो सुबह भी हो सकती है, ठीक है। तो इसके साथ आप क्या यूज़ करेंगे, एट। फिर टाइम ऑफ डे, ठीक है, दिन का कोई टाइम, ठीक है, उसमें आप क्या करेंगे, एट यूज़ करेंगे, ठीक है। पूरे दिन में से आपने कोई टाइम बताना है तो उसके साथ एट आ जाएगा। फिर सेलिब्रेशंस हैं, कोई आपका स्पेसिफिक मौका है, आपके कोई ओकेजन्स की आप बात करें तो वहाँ पे एट यूज़ होता है, ठीक है। फिर फिक्स्ड फ्रेज है, ठीक है, कि आप किसी चीज़ का फिक्स टाइम बता रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ फिक्सिंग की आप बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट टाइम पे अगर कोई चीज़ हो गई है तो वहाँ पे भी एट आएगा उसके साथ। ऑन कहाँ का यूज़ होगा, डे ऑफ द वीक, ठीक है। अगर आप पूरे हफ्ते में से, जैसे आपने डेज ऑफ द वीक पढ़े हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, तो आप इनमें से अगर कोई नेम यूज़ करें किसी डे का तो उसके साथ आप ऑन यूज़ करेंगे। फिर डेट, अगर आप किसी मंथ के साथ बता रहे हैं, ठीक है ना। एक तो यहाँ आप देखिए, आपने सिर्फ डेट की जब बात की थी, मंथ की बात हो रही थी, इन जून या इन सितंबर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही है, मंथ के साथ अगर डेट भी बता दी जाए तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, फिर ऑन, ठीक है। फिर स्पेशल हॉलीडे होगी, ठीक है, कोई भी आपकी किसी ख़ास दिन की कोई छुट्टी होती है, कोई जैसे यहाँ एग्जांपल आप देखिए, एक बाल डे दिया हुआ है, माई बर्थडे दिया हुआ है, तो बर्थडे भी आपका एक स्पेशल डे है, तो इनके साथ ऑन यूज़ होगा। स्पेशल पार्ट ऑफ अ डे, दिन का कोई ख़ास हिस्सा, ठीक है,
अब किसी भी दिन का मतलब ये है कि आपको फिर उस दिन का भी बताना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अक्टूबर बताया हुआ है, ठीक है, ऑन द मॉर्निंग तो बता दी, लेकिन साथ दिन को भी स्पेसिफाई करते हैं कि किस दिन की मॉर्निंग ऑफ अक्टूबर द 11th, 11 अक्टूबर की मॉर्निंग, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपने बताना है, इन ब्लैंक्स को फिल करना है और बताना है कि कहाँ पे कौन सी प्रपोजिशन यूज़ होगी, ठीक है बेटे। जी बेटे, तो देखिए इसमें पहला है एक तो ये देखिए डी पार्ट है, आइडेंटिफाई द प्रपोजिशन इन पैराग्राफ 3 and 4 ऑफ द लेसन। ये भी आप अगर अपनी समझ को चेक करना चाहते हैं कि आपको प्रपोजिशंस की समझ आई है या नहीं, तो आप चैप्टर के पैराग्राफ 3 और 4 में से प्रपोजिशंस को अंडरलाइन कर सकते हैं। लेकिन इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर्स में नहीं आता, तो इसको आप ना करें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको छोड़ दीजिए। ई पार्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स with suitable proposition given below each sentence। हर जुमले के नीचे कुछ प्रपोजिशंस दी गई हैं, आपने बताना है कि कौन सी यहाँ पे अप्रोप्रिएट है। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड डैश मक्का टू मदीना इन 622 AD, ठीक है, बिटवीन, फ्रॉम, आफ्टर या इनटू, ठीक है। तो ये देखिए सेंटेंस भी आपका प्रॉपर कैसे बनेगा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट फ्रॉम मक्का टू मदीना। जब एक जगह से दूसरी जगह तक का सफ़र हो रहा होता है तो वहाँ पे फ्रॉम आता है, फ्रॉम मक्का टू मदीना। नेक्स्ट देखिए, अबू जहल डैश अ फिट ऑफ फ्यूरी हेडेड टुवर्ड्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु होम, ठीक है, कि अबू जहल जो था वो शदीद गुस्से की हालत में हज़रत अबू बकर के घर की तरफ गया, ठीक है। तो जहल विद आ फिट और फरी नहीं आएगा, शदीद गुस्से के साथ नहीं आएगा, गुस्से में था, ठीक है। तो आफ्टर भी नहीं आ सकता, यहाँ पे इन आएगा, ठीक है, इन आ फिट ऑफ फ्यूरी। नेक्स्ट देखिए, ही बिगेन नॉकिंग एट द डोर वायलेंटली, ठीक है, दरवाजे पर उसने दस्तक देना शुरू की ना, तो एट आएगा, ऑन नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, इनटू भी नहीं आएगा, अबाउट भी नहीं आएगा, एट दिस द इंस्टेंट शी इंस्टेंटली रेन डैश अ कॉर्नर ऑफ द होम, शी इंस्टेंटली रेन इनटू, थ्रू, टू या टूवर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू, शी इंस्टेंटली रेन टू अ कॉर्नर ऑफ द होम, ठीक है, वो घर के एक कोने की तरफ भागी। नंबर 5 है, शी हैज़ रेजोल्यूट फेथ डैश अल्लाह अलमाइटी, ठीक है, अल्लाह अलमाइटी पर वो बहुत ईमान रखती थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑफ, इन, एट या टू में से क्या आएगा, शी हैज़ रेजोल्यूट फेथ इन अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह अलमाइटी पर ईमान रखने में इन आएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है, शी गेव डैश ऑल द मनी टू द पुअर एंड द नीडी, ठीक है, शी गेव अवे, ये आप पीछे चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं बार बार ये वर्ड कि शी गेव अवे ऑल द मनी टू द पुअर एंड द नीडी। हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बीकन डैश लाइट फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है, बीकन ऑफ, ये भी आप चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस। एफ पे आ जाइए, एफ पार्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रपोजिशन ऑफ टाइम। अब यहाँ पे देख लीजिए कि टाइम की प्रपोजिशंस आपको बताई गई थी, ये प्रपोजिशन ऑफ टाइम जो हमने टेबल किया था, इनके अकॉर्डिंग अब आपने यहाँ पे फिल करना है, ठीक है बेटे। तो इसमें देखिए बेटे, पहला है, अली इज़ अराइविंग डैश जनवरी 26 डैश 2 o'clock इन द आफ्टरनून। अब आप देखिए बेटे, अली इज़ अराइविंग डैश जनवरी 26, मंथ के साथ डेट बता दी गई, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, ऑन। जैसे आप यहाँ से पढ़ चुके हैं कि जब डेट बताई जाएगी तो उसके साथ क्या यूज़ होगा, ऑन। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऑन जनवरी 2026, आगे फिर टाइम बता दिया गया है, ठीक है। तो टाइम आप देखिए यहाँ से आप कर चुके हैं कि टाइम ऑफ द डे जहाँ भी आएगा उसके साथ क्या आएगा, एट, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एट, ठीक है। अली इज़ अराइविंग ऑन जनवरी 26 एट 2 o'clock इन द आफ्टरनून। बी पार्ट में देखिए, साकिब इज़ लिविंग डैश फ्राइडे एट नून, ठीक है। तो यहाँ क्या बात हो गई, डे की बात हो गई, ठीक है, और डे के किसी स्पेसिफिक टाइम की बात हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑन, ठीक है, ऑन। आप देख लीजिए कि डे ऑफ द वीक
किसी भी दिन के नाम की बात हो गई ना, कि वीक के जो डेज थे उनमें से किसी वीक का नाम ले लिया गया कि फ्राइडे, सैटरडे, मंडे, तो जहाँ भी साथ नेम आ जाएगा वहाँ पे क्या यूज़ होगा, ऑन। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा ऑन। नेक्स्ट देखिए, अशर हैज़ स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम हिज लॉ फिर्म डैश 1995। ठीक है, ईयर बता दिया गया आगे, तो ईयर में आप देख लीजिए कि इन था, जहाँ ईयर यूज़ होगा उसके साथ कौन सा प्रपोजिशन यूज़ होगा, इन, तो यहाँ आ जाएगा इन 1995। आई मेट शाहीन, मैं शाहीन से मिली डैश 9 AM, टाइम बता दिया। ठीक है, तो टाइम के साथ आपको बताया कि टाइम ऑफ द डे जहाँ भी होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, एट, तो यहाँ आ जाएगा एट 9 AM। ठीक है बेटे, इसके बाद आगे देखिए, ई है, द डॉक्टर विल सी अलीजे डैश द इवनिंग। अब इवनिंग देखिए क्या है, दिन का कोई हिस्सा है। ठीक है, पार्ट ऑफ द डे है, तो यहाँ पे पार्ट ऑफ द डे में आप देखिए इन यूज होगा पार्ट ऑफ द डे के साथ, तो यहाँ मैं क्या लगा दूंगी, इन। द डॉक्टर विल सी अलीजे इन द इवनिंग। एफ देखिए, सोबिया हैज़ हर बर्थडे डैश सेप्टेम्बर 11, सेप्टेम्बर 11 है। ठीक है, मंथ की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑन। ठीक है, यानी कि डेट के साथ मंथ आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऑन, ऑन सेप्टेम्बर 11। लास्ट है, वी विल हैव वेकेशंस डैश समर। ठीक है, समर सीजन की बात हो गई, तो सीजन देख लीजिए, सीजन के साथ क्या आता है, इन आता है, तो ये हो जाएगा वी विल हैव वेकेशन इन समर। ठीक है बेटे, तो ये आपके ब्लैंक्स भी कंप्लीट हुए। अब लास्ट आपका जो रह गया है जी पार्ट, वो है पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स, कॉमास एंड फुल स्टॉप। तीन चीज़ें आपने इसमें यूज़ करते हुए पंक्चुएशन करनी है। ठीक है, कहाँ कैपिटल लेटर्स आने हैं, कहाँ कॉमास आने हैं, और कहाँ पे फुल स्टॉप आना है। तो इसकी हम रीडिंग कर लेते हैं। The Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anha migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD. On their way to Medina, they sought temporary refuge in the cave of Thor. तो बेटे आपने पंक्चुएशन के कुछ रूल्स पढ़े हुए हैं कि जब पैराग्राफ स्टार्ट होने लगते हैं, कोई भी न्यू सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो उसके साथ क्या आ जाएगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो कैपिटल लेटर जहाँ भी न्यू सेंटेंस स्टार्ट होगा वहाँ पे हम कैपिटल लेटर लगाएंगे। दूसरा आपने रूल पढ़ा हुआ है कि आप नाउन की आपने जो दो टाइप्स पढ़ी थी, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, तो इसमें जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनके भी साथ कैपिटल लेटर यूज़ होता है। तो यहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्रॉपर नाउन है। ठीक है, फिर मक्का और मदीना दोनों प्रॉपर नाउन है। यहाँ पे ये एडी जो है ये एब्रीवेशन है आफ्टर डेथ का। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है, तो जब भी किसी चीज़ को इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो वो भी क्या करेंगे, कैपिटल करके लिखेंगे। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद थॉर जो है ये भी प्रॉपर नाउन है, तो इसके साथ भी कैपिटल लेटर यूज़ होगा। ठीक है, उसके अलावा दूसरा जो आपने रूल पढ़ा हुआ है कि जब सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में दो अलग अलग बातें की जा रही हैं, ठीक है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ा तो जा रहा है, लेकिन एक ही बात की जा रही है। ठीक है, तो हम उसमें क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं। जब बात में थोड़ा वक्फा देना होता है, जब रुकना होता है, तो वहाँ पे कॉमा आता है, तो वहाँ पे हम जहाँ इसमें कॉमास लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद फुल स्टॉप कहाँ आता है, जहाँ सेंटेंस ख़त्म हो जाता है। तो अब देखिए, सबसे पहले तो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो दा का टी कैपिटल आएगा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉपर नाउन है तो आर कैपिटल आएगा, एंड हिज क्लोज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सिद्दीक, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक का HABS ये सारे कैपिटल आएंगे। ठीक है, एंड हिज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ठीक है, अब यहाँ थोड़ी देर के लिए स्टॉप है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, कॉमा आ जाएगा। ठीक है, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके क्लोज साथी जो थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, क्या किया उन्होंने, माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना इन द ईयर 622 AD। ठीक है, माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना। अब मक्का मदीना दोनों प्रॉपर नाउन है, तो मक्का का भी एम कैपिटल आएगा, मदीना का भी एम कैपिटल आएगा।
फ्रॉम मक्का टू मदीना इन द ईयर 622 AD। तो AD जो है ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आएगा A.D। ठीक है, तो यहाँ पे A.D आएगा। यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तो यहाँ आ जाएगा फुल स्टॉप। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो ऑन का O कैपिटल आएगा। ठीक है, ऑन देयर वे टू मदीना। ठीक है, मदीने की तरफ जब रास्ता जा रहा था तो रास्ते में क्या हुआ, ऑन देयर वे टू मदीना, मदीने की तरफ जाते हुए रास्ते में। अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्टॉप आया, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, कॉमा। ठीक है, और मदीना का M कैपिटल आ जाएगा। ऑन देयर वे टू मदीना दे सॉट टेम्परेरी रिफ्यूज इन द केव ऑफ थॉर। ठीक है, उन्होंने क्या किया, वक्ती जो पनाहगाह तलाश की, वो कहाँ की, केव ऑफ थॉर, गारे सौर में। ठीक है, तो थॉर प्रॉपर नाउन है, तो इसका T कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ, तो फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के जो चैप्टर थी उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, पंक्चुएशन भी कंप्लीट हो गई। आगे देखिएगा, आगे कुछ राइटिंग स्किल्स हैं। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ये सारी आपने नहीं करनी है। ठीक है बेटे, इसके बाद आगे देखिए रिव्यू है। रिव्यू यूनिट 1 से यूनिट 4 तक आपने जो 4 चैप्टर्स पढ़ लिए, इन चारों चैप्टर्स में से एक छोटा सा बेसिकली ये एक टेस्ट होता है, जिसमें वोकैबुलरी भी होती है, जिसमें कॉम्प्रिहेंशंस भी होते हैं, ग्रामर पोर्शन भी होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने खुद करनी है। रिव्यू एक्सरसाइज जहाँ भी आएगी वो सारी